हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेजिया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। बीपीएच इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। बीपीएच क्या है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? यूरिनरी ब्लैडर के आगे, यूरेथ्रा के पोस्टीरियर पार्ट पे, जिसको अपन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा भी बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसका एनलार्जमेंट होना, उसको क्या बोलते हैं? बीपीएच। बीपीएच इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड रिजल्टिंग इन hypertrophy and hyperplasia due to narrowing of the urethral lumen which cause obstruction in urinary flow। अब इसको शुरू से समझते हैं, ये क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब प्रोस्टेट ग्लैंड हमें पता है कि सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल में ही होती है, फीमेल में प्रोस्टेट नाम की कोई ग्लैंड नहीं होती। यानी बीपीएच एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके पेशेंट मेल ही रहेंगे, फीमेल इसके पेशेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि फीमेल में प्रोस्टेट होती ही नहीं है। और अगर प्रोस्टेट ही नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी उनमें। अब जैसे इसमें हमने एक वर्ड लिखा हुआ है बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? अब बीपीएच में क्या होता है? बीपीएच में ओवर ग्रोथ होती है। ये प्रोस्टेट की एबनॉर्मल ग्रोथ है, और एबनॉर्मल ग्रोथ को बोलते हैं ट्यूमर। अब जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जैसे कोई भी चीज़ नॉर्मली ग्रोथ कर रही है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? अपन ट्यूमर बोलते हैं। पहली बात तो ये आई होगी दिमाग में कि ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट का, कोई भी ऑर्गन का एबनॉर्मल ग्रोथ को क्या बोलते हैं? अपन ट्यूमर। जैसे कोई भी गुटखा खाता है या कोई भी सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह करता है, तो उससे क्या होता है? जैसे मुंह के अंदर कोई भी इंजरी हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया, जिससे वहाँ के टिश्यूज़ ने ओवर ग्रोथ कर ली। अब वो वहाँ पे बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। तो वो ओवर ग्रोथ जो हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं उसको, ओवर ग्रोथ को। अब ये ग्रोथ है, ये जो ओवर ग्रोथ है, ये दो टाइप से हो सकती है। मतलब हमारा ट्यूमर दो टाइप का होता है, बिनाइन और दूसरा मेलिग्नेंट। तो बिनाइन तो क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर हार्मलेस होता है, इस ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ये हार्मफुल होता है, बैड होता है। बिनाइन में मेटाप्लेजिया परसेंट नहीं होता, मेलिग्नेंट में मेटाप्लेजिया परसेंट होता है। अब मेटाप्लेजिया क्या होता है? मतलब एक टुकड़ा दूसरी जगह पे जाके, अब यहाँ पे ट्यूमर है, इसका टुकड़ा टूट के दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे भी ट्यूमर कोज कर दे, तो उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। अब ऐसा कैसे हुआ कि दो पेशेंट है, कोई भी, दोनों में ट्यूमर हुआ, लेकिन एक में तो बिनाइन हुआ और एक में मेलिग्नेंट हुआ? ऐसे कैसे हुआ? अब पहले बात करते हैं बिनाइन के बारे में। अब बॉडी में कहीं पर भी टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे ट्यूमर। लेकिन इस ट्यूमर की खास बात ये थी कि ये ट्यूमर होता है, जैसे मान लो कहीं पे भी बॉडी में ये जैसे कोई भी, जैसे ये माउथ है अपना। अब जैसे ये किसी का माउथ है, तो इसके अंदर यहाँ पे कोई टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो गई, जैसे ये ओवर ग्रोथ हो गई यहाँ पे, जैसे यहाँ हो गई ओवर ग्रोथ, कोई भी ओवर ग्रोथ हो गई, ये कोई ट्यूमर हो गया। अब इस बिनाइन ट्यूमर की खास बात ये है कि इसके सराउंडिंग के अंदर एक कोलेजिनस कवरिंग होती है। यानी इसके अंदर एक एबनॉर्मल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये एक कोलेजिनस कवरिंग के अंदर हो रही है, यानी एक डब्बे के अंदर बंद है ये। तो इससे क्या हो, इससे ये होता है कि ये ट्यूमर जहाँ पे डेवलप हुआ है ना, सिर्फ उसी जगह तक सीमित रहता है, ये फैलता नहीं है आगे जाके या दूसरे बॉडी पार्ट में जाके ट्यूमर नहीं करता। इस वजह से ये आस पास की जगह में फैलेगा नहीं, और नहीं फैलेगा तो कोई दूसरा ट्यूमर नहीं करेगा। अब इसके बाद में दूसरा होता है, ये तो था बिनाइन। इसके बाद में दूसरा होता है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट में क्या होता है? ये जो कवरिंग थी इसके अंदर, कोलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट थी, ये वाली कवरिंग नहीं होती, जिससे क्या होता है? ये टिश्यू ग्रोथ किया ही जाता है, और यहाँ से टूट के इसका, जैसे मान लो कोई पार्ट यहाँ से टूट गया दूसरी जगह जाएगा, तो वहाँ पे भी ट्यूमर कर देगा, और ये कैंसरस होता है। तो ये बात हो गई ट्यूमर की। तो बिनाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बिनाइन का क्या मतलब है। बिनाइन मतलब एक ओवर ग्रोथ है, जो एक किसके अंदर? कोलेजिनस कवरिंग के अंदर होती है, और ये कैंसरस नहीं होती, और ना इतनी हार्मफुल होती बॉडी के लिए, और इसको ट्रीट किया जा सकता है। फिर वर्ड है ये प्रोस्टेटिक, मतलब प्रोस्टेट।
यानी प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ। फिर बात करते हैं इस हाइपरट्रोफी की। हाइपरट्रोफी इस वर्ड का क्या मतलब होता है? हाइपरट्रोफी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि साइज, सेल की साइज का इंक्रीज होना। अपने को ऐसे पता होता है कि हाइपरट्रोफी का मतलब, आपको ऐसे पता होगा कि सेल की साइज इंक्रीज हो रही है तो उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब जैसे ये नॉर्मल सेल है, फिर इसने ग्रोथ की, फिर इसने, अब ये हाइपरट्रोफी नहीं है। क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा है तो उसकी सेल छोटी रहेंगी, फिर ग्रो करेगी तो और बड़ी, और फिर अपनी मेच्योर उसके अंदर आ जाएंगी शेप के अंदर, तो ये तो ग्रोथ तो करेगी। अब जैसे पहले ये साइज़ इतनी थी, फिर धीरे धीरे डेवलप होती 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 अपनी फुल साइज़ अचीव कर लेगी, इस साइज़ में आ जाएगी। जैसे ये इसकी फुल साइज़ है तो ये अपनी फुल साइज़ अचीव कर लेगी, लेकिन अपन इसको हाइपरट्रोफी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेल की नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो हर सेल में होती है। अब ये फुल्ली डेवलप्ड सेल है, अब कोई फैक्टर आए और इसको मजबूर कर दे कि तेरी साइज बढ़ा ले, पहले से डेवलप्ड हो चुकी है ये सेल, लेकिन फिर भी इसको कोई बाहर से फैक्टर आए और वो बोलेगी अपनी साइज बढ़ा ले। अब पहले से डेवलप्ड हो चुकी सेल की, फुल्ली डेवलप्ड हो चुकी सेल की ओवर ग्रोथ हो, जैसे ये इसकी नॉर्मल इतनी ग्रोथ थी, ये नॉर्मली इतना ग्रो हो सकती थी, लेकिन अब ये ओवर ग्रोथ हो रही है, बाहर से कोई फैक्टर आया, स्टिमुलस आया, उसकी वजह से इसकी ओवर ग्रोथ हुई है। यानी फुल्ली मैच्योर सेल की जो ओवर ग्रोथ हुई है, इस ओवर ग्रोथ को अपन क्या नाम देंगे? हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी क्या होती है कि मैच्योर सेल का ओवर ग्रोथ होना, मैच्योर सेल का ओवर ग्रोथ होना, उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरट्रोफी बोलते हैं। अब जैसे मैं प्रोस्टेट के रेफरेंस में बात करूं, अब जैसे प्रोस्टेट के रेफरेंस में बात करूं तो जब बच्चा पैदा हुआ तो प्रोस्टेट की साइज़ छोटी थी। प्रोस्टेट की साइज़ जब बच्चा पैदा होता कैसी होती है? छोटी रहती है। अब एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आता है और इसके प्रभाव से जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज भी बढ़ती है। और 18 से 21 साल पर आते आते, जब उस बच्चे की एज 18 से 21 साल तक की होएगी, तब तक प्रोस्टेट फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है या फुल्ली अपनी मेच्योर शेप में आ जाती है। तो जैसे मतलब जन्म से लेकर 21 साल तक ये बच्चे के अंदर ये कोई भी इंसान या बच्चे के अंदर ये प्रोस्टेट बढ़ती है, तो ये प्रोस्टेट की हाइपरट्रोफी नहीं थी, ये क्या थी? प्रोस्टेट की नॉर्मल मैचुरेशन थी। ये जो 18 से जो जन्म से लेकर 18 या 21 साल तक इसकी जो प्रोस्टेट की ग्रोथ हो रही है या ये साइज में इंक्रीज हो रही है, ये इसका नॉर्मल मैचुरेशन था, इसको अपन हाइपरट्रोफी नहीं बोलेंगे। अब यही प्रोस्टेट आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज या फिर ओल्ड एज में, तो 50 साल के बाद एक टेस्टोस्टेरोन का ही परिवर्तन रूप आता है जिसको बोलते हैं DHT। क्या बोलते हैं? DHT। DHT की फुल फॉर्म क्या होती है? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो ओल्ड एज में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है DHT। DHT बोले तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। वो हार्मोन आकर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की मेच्योर सेल्स हैं, इन सेल्स को खाता है और इनकी साइज इंक्रीज कर देता है। तो ये DHT की वजह से जो साइज बढ़ रही है, इसको मैं बोलूँगा हाइपरट्रोफी, जो कब बढ़ रही है? आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज या फिर ओल्ड एज के अंदर। तो इंक्रीज द साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट, और मेच्योर सेल की साइज बढ़ने की वजह से प्रोस्टेट की साइज भी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे इस प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ेगी, जैसे जैसे इस प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ेगी, तो प्रोस्टेट के अंदर क्या है? यूरेथ्रल ल्यूमन। क्या है? यूरेथ्रल ल्यूमन। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोस्टेट है और इसके अंदर क्या है? अपना यूरेथ्रा, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? यूरिन पास आउट कर पाते हैं। जब प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ेगी तो इस ल्यूमन पे क्या होगा? दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से ये जो यूरेथ्रल ल्यूमन है ये कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। नैरो मतलब सकड़ा हो जाएगा, मतलब पहले जितना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से इस ओवर ग्रोथ करेगी तो यहाँ पे इसकी दीवारों पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने की वजह से ये कैसा हो जाएगा? नैरो। अब ऐसे पेशेंट को यूरिन पास आउट करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, ठीक से यूरिन पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से यूरेथ्रल ल्यूमन ही कैसा हो गया है? नैरो हो गया है। क्योंकि पहले देखो इसकी डायमीटर कितना था, फिर अब कम हो गया है डायमीटर, तो इसकी वजह से नॉर्मल यूरिन पास नहीं कर पाएगा, इसको प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा BPH है तो वो बार बार पेशेंट एक ही सिम्टम बताएगा कि यूरिन अच्छे से पास आउट नहीं कर पा रहा हूँ, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, या फिर
दूसरा सिम्टम बोलेगा पूरे दिन में यूरिन का लीकेज देखने को मिलता है। क्योंकि लीकेज क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये यूरिन सही से पास नहीं कर पाएगा। पास नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ये जो अपना यूरिनरी ब्लैडर ये पूरा यूरिन का भर जाएगा, तो उससे फोर्स से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूरिन अपने आप निकलने लग जाएगा। तो ये बात हो गई हाइपरट्रोफी की। अब बात करते हैं अगले वर्ड की, जिसका नाम है हाइपरप्लेजिया। क्या नाम है? हाइपरप्लेजिया। पहले अपने बिनाइन के बारे में बात की, फिर प्रोस्टेटिक, फिर हाइपरट्रोफी, और अब बात करते हैं हाइपरप्लेजिया क्या होता है। अब इससे रिलेटेड दो वर्ड होते हैं ये। एक तो होता है क्या? हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। दूसरा होता है नियोप्लेजिया, नियोप्लेजिया। अब इन दोनों में सेल के नंबर बढ़ते हैं, तो बात आती है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब जैसे ये एक टिश्यू है, इसके अंदर ये एक टिश्यू है, अब एक टिश्यू इसके अंदर भी है। अब जैसे इस मैनर में नंबर बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। अब जैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल भी इतना ही बढ़ते हैं। जैसे एक सेल से कितनी बनती है? एक सेल से दो सेल बनती है, दो से कितनी बनती है? चार, और चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32। अब ये डिवीज़न नॉर्मल डिवीज़न है, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनना नॉर्मल होता है वो तो इसको बोल सकते हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इनटू नॉर्मल अरेंजमेंट। तो ये नॉर्मली भी ऐसे ही ग्रो करती है। तो ये हाइपरप्लेजिया अपने को देखने को मिलता है कि इसमें बिनाइन ट्यूमर में देखने को मिलता है। अब जैसे ये वाली कंडीशन ट्रीटेबल कंडीशन होती है। जैसे ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? डीएचटी की वजह से होती है। तो इसका लेवल कम कर सकते हैं। डीएचटी का लेवल कम करेंगे अपन एक मेडिसिन देकर, जिसका नाम है फेनेस्ट्राइड। फेनेस्ट्राइड क्या करेगी? डीएचटी का लेवल कम करने में हेल्प करेगी। अब ये नियोप्लेजिया में क्या होता है? जैसे इसके अंदर तो क्या हो रहा था, एक से दो, दो से चार। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक से दो सेल बन गई, यहाँ पे भी एक से दो सेल बन गई, यहाँ पे एक से दो सेल बन गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस एक सेल से 10 सेल बन जाएंगी, फिर उन 10 से 100 सेल बन जाएंगी, उन 100 से 10,000 सेल बन जाएंगी। तो ये अनकंट्रोल्ड कंडीशन है, या फिर इसको अपन कैंसरस कंडीशन भी बोलते हैं। कैंसर में देखने को मिलता है कि ये वाली कंडीशन है, ये हटाने से भी नहीं हटेगी, ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया नियोप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया कैसी कंडीशन है अपनी? बिनाइन ट्यूमर में देखने को मिलती है हाइपरप्लेजिया कंडीशन अपने को। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा बीपीएच क्या होता है। बीपीएच इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब बिनाइन ट्यूमर के थ्रू एनलार्जमेंट होगा इसका, रिजल्टिंग इनटू हाइपरट्रोफी। जहाँ अपने को क्या देखने को मिलेगी? हाइपरट्रोफी। जैसे ये नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल से ओवर ग्रोथ जो हो रही है उसको बोलेंगे हाइपरट्रोफी। जो ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज नोन एज हाइपरट्रोफी। तो रिजल्टिंग इन हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ड्यू टू नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रल ल्यूमेन। और क्या देखने को मिलेगा? हाइपरप्लेजिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रल ल्यूमेन जो किसकी वजह से हो गया? प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से, जो क्या करेगा? विच कोज ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी फ्लो। अब सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट कोज क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ एज, यानी ओल्ड एज के पीपल में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। मोर देन 50 ईयर ऑफ एज के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है अपने को बीपीएच। फिर दूसरा कोज आता है इसके अंदर, ड्यू टू डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डीएचटी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक एंजाइम की वजह से डीएचटी में बदल जाता है। डीएचटी प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल को प्रोलिफेरेट या फिर मल्टीप्लाई कराने के सिग्नल देता है। जब डीएचटी का लेवल प्रोस्टेट टिश्यू में बढ़ता रहता है तो ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, तो इसका साइज क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। तो दूसरा मेन फैक्टर कौन सा है ये? ड्यू टू डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डीएचटी। फिर आता है, जैसे ये दोनों तो मेन हो गए, फिर लेकिन ये भी होता है इसके अंदर क्या? हाई डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन। जैसे कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने से भी, या फिर एनिमल फैट का खाने के कारण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाती है, मतलब एनलार्जमेंट का रिस्क बढ़ जाता है इसके अंदर। हाई प्रोटीन डाइट अक्सर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ा सकती है जो सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और इसके अपोजिट अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से भरपूर डाइट भी पीएच, मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाएंगे, इनको भरपूर मात्रा में लेंगे तो पीपीएच का रिस्क कम हो सकता है। फिर बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सबसे पहले बात करते हैं
अर्ली साइन की, डिक्रीज साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम्स। अब बढ़ता हुआ प्रोस्टेट यूरेथ्रा को स्क्वीज कर देता है, जिससे पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन का प्रेशर कम हो जाता है, या फिर जैसे टॉयलेट करते हैं तो उसकी धार पतली हो जाती है। तो इसको क्या, तो पहला साइन तो क्या आएगा, डिक्रीज साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फिर आएगा यूरिनरी स्ट्रीम, फिर आएगा डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन। ये ब्लेडर में रुके हुए यूरिन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन या ब्लेडर स्टोन के कारण हो सकता है। फिर होता है इसके अंदर इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, क्योंकि यूरेथ्रा कंप्रेस्ड है, ब्लेडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता है और कुछ यूरिन हमेशा अंदर ही रह जाता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ही। फिर आता है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ब्लेडर को यूरिन बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लेडर की मसल्स, डेट्रोसाल मसल्स मोटी और सेंसिटिव हो जाती हैं। इस वजह से थोड़ा सा यूरिन जमा होने पर भी तुरंत टॉयलेट करने का जी करता है या इच्छा होती है मन में, तो उसको बोलते हैं अर्जेंसी। फिर आता है नोक्चूरिया। नोक्चूरिया का मतलब होता है रात को बार बार टॉयलेट लगना। रात के समय ब्लेडर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इनकम्प्लीट एम्पटिंग की वजह से ब्लेडर जल्दी जल्दी भरता है। फिर देखने को मिलता है इसके अंदर हेजिटेंसी, मतलब टॉयलेट शुरू करने के अंदर दिक्कत होना, क्योंकि ब्लेडर मसल्स को यूरेथ्रा की रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए प्रेशर बनाने में समय लगता है। फिर बात करते हैं लेट साइंस की। तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर विद यूरिन। जब बीपीएच का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ब्लेडर हमेशा यूरिन से भरा रहता है, जिसको अपन क्रोनिक, जैसे क्रोनिक रिटेंशन होता है। और जब ब्लेडर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो प्रेशर की वजह से यूरिन अपने आप बाहर निकलने लगता है, जिसको अपन लीकेज भी बोलते हैं, लीकेज हो जाता है। फिर बात करते हैं क्लासिकल साइन यानी प्रमुख लक्षण। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, मतलब टॉयलेट ख़त्म होने के बाद भी बूंद बूंद करके यूरिन बाहर निकलता रहता है। इसका कारण ये है कि यूरेथ्रा पूरी तरह खाली नहीं हो पाती है, या ब्लेडर मसल्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो स्ट्रीम को पूरी तरह बंद नहीं कर पाती है। तो ये हो गई इसके सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिर आता है इसके अंदर KUB एक्सरे, जिस ब्लैक बटरफ्लाई लाइक शेप्ड। जब ओवर ग्रोथ हुआ प्रोस्टेट या फिर बढ़ा हुआ प्रोस्टेट क्या करता है, ब्लेडर को, बेस को ऊपर धकेलता है, तो नीचे से ब्लेडर का शेप बटरफ्लाई जैसे दिखाई देता है। तो अपने को कैसे दिखेगा, एक्सरे के अंदर ब्लैक बटरफ्लाई जैसी शेप दिखेगी। फिर बात करते हैं इनएबिलिटी इन कैथेटराइजेशन या फिर कोड कैथेटर। इनएबिलिटी इन कैथेटराइजेशन का मतलब है कि बीपीएच में प्रोस्टेट यूरेथ्रा को इतना टाइट स्क्वीज कर देता है कि नॉर्मल कैथेटर अंदर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे रास्ता तो नैरो हो जाता है, तो नॉर्मल कैथेटर अंदर नहीं जा पाता है। फिर अपन हेल्प लेते हैं कि इसकी कोड कैथेटर की। इसका टिप थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, कैसा होता है, कर्व्ड, यानी मुड़ा हुआ होता है। ये कर्व प्रोस्टेट के ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास करके ब्लेडर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो नॉर्मल कैथेटराइजेशन नहीं किया जाता है, इसमें कोड कैथेटर किया जाता है। फिर बात आती है USG CT MRI। USG से में प्रोस्टेट का एग्जैक्ट वेट वॉल्यूम पता लगता है। और CT या MRI ये तब किए जाते हैं जब प्रोस्टेट की साइज बहुत बढ़ जाए, या फिर कैंसर का अपने को शक हो, ताकि सराउंडिंग टिश्यू को चेक किया जा सके। फिर आता है इसके अंदर PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। PSA एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स बनाता है। इट इज ए ट्यूमर मेकर ऑफ प्रोस्टेट ओवर ग्रोथ। ये प्रोस्टेट ग्रोथ का मार्कर है। BPH और कैंसर दोनों में इसका लेवल बढ़ जाता है। फिर आता है नॉर्मल PSA लेवल लेस देन 4 नैनोग्राम पर ml। नॉर्मल PSA लेवल कितना होता है, लेस देन 4 नैनोग्राम। और PSA लेवल इन BPS या प्रोस्टेट कैंसर में मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml होता है। अब क्योंकि PSA कैंसर में भी बढ़ता है, इसलिए सिर्फ PSA से ही कंफर्म नहीं होता कि BPH है। इसके लिए बायोप्सी या DRE की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है वॉइडिंग पोजीशन, स्क्विटिंग पोजीशन, मतलब बैठ के टॉयलेट करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, क्योंकि यूरिनरी ब्लेडर पर बैठने से दबाव पड़ेगा और यूरिनरी ब्लेडर ज़्यादा खाली होगा।
नॉर्मल में तो क्या है कि यूरेथ्रा का रास्ता क्या हो रहा है, नैरो हो गया है, तो नॉर्मल खड़े होके करेंगे तो वो पूरी तरीके से खाली नहीं होगा, बैठ के करेंगे तो वहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने की वजह से वो ज़्यादा खाली होगा। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कौन सी दवाइयाँ अवॉइड मेडिकेशन इन बीपीएच विच कोज यूरिनरी रिटेंशंस लाइक। अब कौन सी दवाइयाँ अपने को अवॉइड करनी है जो क्या करती हैं, मतलब पेशाब करने में रुकावट रोकने का, टॉयलेट को रोकने का काम करती हैं, यूरिनरी रिटेंशन का काम करती है, तो अपने को ये अवॉइड करनी है ये मेडिसिन। जैसे एंटीकोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन, डीकंजेस्टेंट, ऐसी मेडिसिन को अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। फिर यूज़ मेडिकेशन फॉर बीपीएच, अल्फा ब्लॉकर्स cause smooth muscle relaxation and increase urinary output. Drug of choice tamsulosin. अल्फा ब्लोकर्स ये प्रोस्टेट और ब्लेडर की नेक की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है ताकि टॉयलेट आसानी से निकल जाए। अब जैसे यहाँ पे ये अपना यूरिनरी ब्लेडर है तो इस पार्ट को बोलते हैं नेक। ये क्या करती है, ये इन मसल्स को रिलैक्स करती हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट प्रेजेंट होती है, जो रिलैक्स करने से क्या होगा, यहाँ से यूरिन इजीली निकल जाएगा। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है टेमसोलोसिन। टेमसोलोसिन के अलावा टेराजोसिन, एल्फुजोसिन, डोक्साजोसिन, सिलोडोसिन ये भी होती हैं, लेकिन मेनली होती है ये टेमसोलोसिन। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, इन मेडिसिन से अपने को क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलेगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन में कमी आना, या फिर रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, इजेकुलेशन के दौरान सीमन बाहर निकलने के बजाय ब्लेडर में चला जाना, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। मतलब जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम क्या होगा, सीमन बाहर नहीं आएगा, किस में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में, क्योंकि प्रोस्टेट ने वहाँ से रास्ता कैसा कर दिया है, नैरो कर दिया है। तो तो वो सीमन कहाँ चला जाएगा, अपने यूरिनरी ब्लेडर में। फिर बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले करते हैं TURP, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ चॉइस फॉर बीपीएच। ये बीपीएच के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, चॉइस फॉर बीपीएच। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये अपना यूरेथ्रा है तो इसके अंदर जो टिश्यू की ओवर ग्रोथ हुई है, जैसे ये यूरेथ्रा में टिश्यू की ओवर ग्रोथ हुई है तो इस टिश्यू की ओवर ग्रोथ को अपन काट के साइड में कर देंगे, या इसको ऑपरेट करके हटा देंगे इस ओवर ग्रोथ को, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इस सर्जिकल मैनेजमेंट को TURP। फिर बात करते हैं TUMT की, ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि यूरेथ्रा के रास्ते एक स्पेशल कैथेटर डाला जाता है जिसके टिप पर माइक्रोवेव एंटीना होता है। इस प्रोसीजर में माइक्रोवेव एनर्जी का इस्तेमाल करके बढ़े हुए प्रोस्टेट टिश्यू को ख़त्म किया जाता है। और ये जो माइक्रोवेव जिस कैथेटर के टिप पर माइक्रोवेव एंटीना होता है, ये एंटीना माइक्रोवेव हीट जनरेट करता है जो प्रोस्टेट के अंदर एक्सेस टिश्यू को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम भी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी माइक्रोवेव की प्रोसेस जो होगी उसकी वजह से यूरेथ्रा की इनर लाइनिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। फिर आता है इसके अंदर ट्यूना। अ, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी यूरेथ्रा के रास्ते इंस्ट्रूमेंट डाला डाला जाता है जिसमें दो बहुत बारीक नीडल्स होती हैं, और फिर भी ओवर ग्रोथ नहीं रुकती है या वापस से हो जाती है या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर देते हैं जिसका नाम है प्रोस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपकी BPH समझ में आ गया होगा, ये मेल्स में होने वाली प्रॉब्लम है, 50 साल से बड़े लोगों में होती है, ओल्ड एज के अंदर ये होती है। ये कोई कैंसरस डिजीज़ नहीं है, ये नॉन कैंसरस डिजीज़ है। ये एज्ड लोगों में देखने को मिलती है, या फिर ये एज के साथ उम्र के साथ होने वाला एक नेचुरल बदलाव। इसमें DHT हार्मोन सेल्स को बढ़ने का सिग्नल देता है। और डाइटरी मैनेजमेंट में जैसे हाई प्रोटीन का, अगर अपन डाइट के अंदर हाई प्रोटीन ले रहे हैं तो वो भी इसका कारण माना जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यूरेथ्रा का जो यूरिन का वे है वो नैरो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टेट ओवर ग्रोथ कर लेती है और टॉयलेट करने में, यूरिनेशन में
दिक्कत होती है। तो आपके BPH समझ में आ गया होगा क्या होता है बिनाइन प्रोस्टेट हार्मोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।